हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी स्टोरी है विजडम पेव्स द वे, उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन और वन शॉर्ट समरी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टोरी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं और सारे क्वेश्चंस हैं वो एकदम क्लैरिटी के साथ सॉल्व हो जाएं। तो चलिए साथ में मिलके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस फ्रॉम सीन 2 ऑफ द प्ले। One example has been done for you. Share your answers with your classmate and the teacher. तो यहाँ अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये ऐसे हमारे 1 2 3 में ऐसे अकरेंसेस दिए गए हैं, मतलब जो हमारी पूरी स्टोरी थी उसको ऐसे लिखा गया है, बट ये अरेंज्ड वे में नहीं है, हमें अरेंज करना है। जिसमें हमें एक एग्जाम्पल करके दिया है जो कि 8 नंबर पर है, जो कि हमारी लास्ट लाइन है। द किंग मेक द 4 यंग मैन हिज एडवाइजर इम्प्रेस्ड बाय देयर स्किल। राजा ने फाइनली इन 4 यंग मैन को क्या करा, अपना एडवाइजर बना लिया, उनके स्किल से इम्प्रेस होके। तो हमें क्या करना है, इन्हें सही वे में अरेंज करना है। तो चलिए हम अपने आंसर्स देख लेते हैं, आप भी इन्हें अपनी कॉपी में लिख लिएगा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, द मर्चेंट एक्यूजेस द 4 men ऑफ नोइंग अ लॉट अबाउट हिज मिसिंग कैमल। तो मर्चेंट क्या करता है, उन चारों आदमियों पर इल्जाम लगाता है कि बिना देखे तुम मेरे ऊंट के बारे में इतना कैसे जानते हो। फिर सेकंड क्या आ जाएगा, द किंग आस्क्ड द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन। जो राजा है वो बोलते हैं कि तुम अपनी एक्यूजेशन, अपने इल्जाम साफ साफ बोलो। फिर थर्ड पे क्या आ जाएगा, रामदत्त एक्सप्लेन हाउ ही इन्फर्स फ्रॉम द ट्रैक दैट द कैमल इज लेम। रामदत्त बोलते हैं कि कैसे उन्होंने ट्रैक्स को ऑब्जर्व करके बताया कि जो ऊंट है वो लंगड़ा है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पे क्या आ जाएगा हमारा, शिवदत्त रिवील दैट द कैमल इज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई। शिवदत्त जो है वो क्या रिवील करते हैं कि जो कैमल है वो सीधी आंख से अंधा है, एज इट हैड ओनली च्यूड ऑन द लीव्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, क्योंकि उसने रोड की सिर्फ लेफ्ट साइड की ही घास फूस की पत्तियों को खाया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे कौन सा सेंटेंस आएगा। फिफ्थ पे आएगा हमारा, हरदत्त क्लैरिफाइज हाउ ही न्यू द कैमल हैज हर शॉर्ट टेल। हरदत्त ने इस बात को क्लैरिफाई करा कि कैसे उसे पता था कि जो ऊंट की है वो छोटी टेल है। देन देवदत्त एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल्स प्लेन एंड केयरफुल मूवमेंट। और फाइनली देवदत्त इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो कैमल है उसके पेट में दर्द था, इस वजह से वो बड़े ही आराम से मूव कर रहा था कॉशियसली। और फिर 7 नंबर पे क्या आ जाएगा, द किंग प्रेजेस द यंग मैन फॉर देयर ऑब्जर्वेशन एंड डिसमिसेस द मर्चेंट्स एक्यूजेशन। जो राजा है वो उन 4 यंग मैन की ऑब्जर्वेशन स्किल्स की तारीफ करते हैं और मर्चेंट ने जो इल्जाम लगाए थे उसको वो डिसमिस कर देते हैं। और फाइनली जो 8 नंबर पर था स्टूडेंट, जो कि हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में करके दिया हुआ था, द किंग मेक द 4 यंग मैन हिज एडवाइजर्स इम्प्रेस्ड बाय देयर स्किल। फाइनली जो राजा है वो इन 4 यंग मैन को क्या करते हैं, अपना एडवाइजर्स बना लेते हैं उनके स्किल से इम्प्रेस होके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ क्या है, ये हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है, फिर हमें अपने आगे के क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो देवदत्त क्या बोलते हैं, 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पैन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। 10 days भले ही लंबे हो, बट अगर हम अपनी पूरी लाइफ में देखें तो काफ़ी एक छोटा हिस्सा है। वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स टू वॉन्डर बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बेफिटिंग ऑल फॉर अस। क्या पता शायद आगे हमें और कितने रास्ते चलने पड़े जब तक हमें कोई ऐसा रोजगार नहीं मिल जाता जो हम चारों के लिए फायदेमंद हो। अब रामदत्त क्या बोलते हैं, If only we could secure an audience with the king of उज्जैन। अगर हमें राजा से मिलने का मौका मिल जाए, आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो राजा हैं वो हमारी काबिलियत को पहचानेंगे और अपनी सर्विस पे हमको रखेंगे। शिवदत्त, आई शेयर योर बिलीव। मैं भी तुम्हारी बात मानता हूँ। देवदत्त, इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, दिस इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन। बिल्कुल, इसी उम्मीद में तो हम सब जुड़े हुए हैं और उज्जैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हरदत्त, पॉजिंग थॉटफुली,
गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी। अब हरदत्त रुकते हुए ऐसे ध्यान से सोचते हो क्या कहते हैं कि राजा से मिलना इतना कोई बड़ा आसान काम नहीं है, हमें एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टू गिवन बिलो एंड रेक्टिफाई इट। तो यहाँ हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है और उसे रेक्टिफाई करना है। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या है, देवदत्त बिलीव दैट फाइंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट इज एन ईजी टास्क। तो देवदत्त को क्या लगता है, जॉब ढूंढना, रोजगार ढूंढना एक बहुत ही आसान टास्क है। तो इसमें से हमारा फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि देवदत्त को ऐसा नहीं लगता है कि एम्प्लॉयमेंट ढूंढना आसान टास्क है, बल्कि एक मुश्किल टास्क है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इज नॉट एन ईजी टास्क। ये हमने रेक्टिफाई कर दिया कि देवदत्त के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट ढूंढना कोई बहुत एक आसान काम नहीं था। और जो हमारा सेंटेंस बी है, रामदत्त इज कॉन्फिडेंट दैट द किंग वुड रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट। रामदत्त इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि जो राजा हैं वो उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये तो हमारा सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What does रामदत्त कॉन्फिडेंस इन गेनिंग द किंग रिकॉग्निशन टेल अस अबाउट हिम। तो रामदत्त का जो कॉन्फिडेंस था इस बात को लेके कि जो राजा हैं वो उनके टैलेंट को ज़रूर रिकॉग्नाइज करेंगे, इससे हमें उनके बारे में क्या समझ में आता है, रामदत्त कॉन्फिडेंस इन विनिंग द किंग्स प्रेज शोज ही बिलीव्स इन सेल्फ एंड स्टेज पॉजिटिव। ये दिखाता है कि उन्हें अपने ऊपर भरोसा है और वो पॉजिटिव सोचते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। ये हमारा एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ऑप्शन से चूज करके हमें इसे कंप्लीट करना है। इन द लाइन दैट्स वाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन, द प्रेस ऑन रिफर्स टू, तो जो लाइन है कि इसलिए हम लोग उज्जैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो प्रेस ऑन मतलब है इसका क्या मतलब है, वॉकिंग विद हैवी स्टेप्स, भारी कदमों से चलना, मूविंग विद फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन, बड़ी ही डिटर्मिनेशन के साथ, बड़े ही फोकस के साथ आगे की तरफ बढ़ना, स्लोइंग डाउन फ्रीक्वेंटली फॉर रेस्ट, बार बार आराम करने के लिए रुकना, स्टॉपिंग ब्रीफली टू सेव टाइम, टाइम बचाने के लिए रुकना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मूविंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरदत्त सेज वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट हरदत्त कैरेक्टर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। तो हरदत्त क्या कहते हैं कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो इस स्टेटमेंट से हमें हरदत्त के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है, ही इज़ डाउटफुल ऑफ दैट डिसेबिलिटीज एंड वॉन्ट टू गिव अप, उसे अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं है और वो गिव अप करना चाहते हैं। ही इज़ ईगर टू रश इन टू द पैलेस विदाउट प्रिपरेशन, वो बिना किसी प्रिपरेशन के पैलेस के अंदर जाना चाहते हैं। ही इज़ कॉशियस एंड थॉटफुल प्रेफरिंग टू प्लान अहेड, वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हैं, बहुत थॉटफुल हैं और कुछ भी एक्शन लेने से पहले एक प्लानिंग बनाना चाहते हैं। ही रिलाइज ऑन अदर्स टू मेक डिसीजन फॉर द पीपल, वो दूसरों पर रिलाई करते हैं और दूसरे ग्रुप पर रिलाई करते हैं कि वो फैसले लें जो भी उन्हें लेना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही इज़ कॉशियस एंड थॉटफुल। जब भी वो कहते हैं ना कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी हमारा रीड द एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, फिर हमें आगे क्वेश्चन मिलेंगे। King, to the foreman, you have demonstrated remarkable intelligence and the ability to see beyond the obvious. आप लोगों ने बहुत ही रिमार्केबल इंटेलिजेंस दिखाया है और एक ऐसी एबिलिटी दिखाई है कि जो कि बियॉन्ड द ऑब्वियस है, मतलब वो चीज़ें दिखाई हैं जो कि बाकी इंसान, बाकी लोग ना देख सकें। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, और ऐसे जो माइंड है, ऐसे जो इंटेलिजेंस है वो बहुत रेयर है और ऐसे लोगों की मेरे कोर्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू करी जाती है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइज़र, और मैं आप लोगों की अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे एडवाइजर्स बने। योर काउंसिल शेल गाइड माई डिसीजन एंड योर विजडम शेल बी अ बीकन फॉर माई किंगडम। आपकी जो समझदारी है वो मेरे गाइडेंस में, मेरे डिसीजन मुझे हेल्प करेगी, और आपकी जो विजडम है, आपकी जो समझदारी है वो मेरे राज्य के लिए एक रोशनी बनेगी। वॉट डू यू से टू माई ऑफर, आपका क्या कहना है मेरे ऑफर से। तो रामदत्त क्या बोलते हैं, स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, योर हाईनेस इट इज़ एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, ये तो एक ऐसा ऑनर है, ये एक ऐसा सम्मान वाला काम है शायद जिसके बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे
क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर बोथ द असर्शन एंड रीजन। तो हमारा असर्शन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? द मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट फीलिंग हम्बल्ड एंड अशेम। तो जो मर्चेंट है वो क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हम्बल्ड हो गया और अशेम, शर्मिंदा होके चला गया। द किंग कमांडेड दैट द 4 वाइज मेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट। किंग ने क्या कमांड करा? कि आप लोग मेरे कोर्ट को ज्वाइन कर लें। तो ये जो हमारे ऑप्शन दिए हैं जो कि है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर ऑप्शन सी है कि ए हमारा ट्रू है बट असर्शन हमारा फॉल्स है। और जो हमारा डी है ऑप्शन कि ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर ट्रू तो है कि जो मर्चेंट है वो शर्मिंदा होके दरबार से चला गया और राजा ने उनको अपना क्या वो अपॉर्चुनिटी भी दी कि आप लोग मेरे एडवाइजर्स बन जाइए। बट आर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि मर्चेंट का शर्मिंदा होके जाने से उनका एडवाइजर बनने का कोई लेना देना नहीं है। मर्चेंट इसलिए शर्मिंदा होके गया क्योंकि उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था। इसलिए दोनों सही हैं बट रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है असर्शन के हिसाब से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसमें से चूज करके हमें कंप्लीट करना है। द लाइन सी बियॉन्ड द ऑब्वियस मीन्स दैट द मैन हैड द एबिलिटी टू। तो ये जो हमारी लाइन है सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, इससे इसका क्या मतलब है? चैलेंज कॉमन बिलीव्स विद रीजनिंग। कॉमन बिलीव्स को चैलेंज करना, चेतावनी देना अपनी रीजनिंग से। इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन ट्रेडिशनल वे, पुराने तरीकों से इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करना। नोटिस डिटेल दैट अदर्स माइट ओवरलुक, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना शायद जिस पर दूसरे ना ध्यान दें। प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका तुक्का लगाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोटिस डिटेल्स दैट अदर्स माइट ओवरलुक। तो इसी का मतलब होता है सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सूटेबल रीजन। अब हमें एक सूटेबल रीजन के साथ अपने सेंटेंस को पूरा करना है। रामदत्त डिस्क्राइब द किंग्स ऑफर एज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। तो रामदत्त क्या कहते हैं कि आपने जो राजा ने हमें ऑफर दिया ये एक ऐसा ऑनर का काम है, ऐसा सम्मान का काम है शायद जो हमने जिसका हमने सपना भी नहीं देखा था, हिम्मत भी नहीं करी थी सपना देखने की। तो वह ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज ही हैड नेवर इमेजिन्ड सच ऑनर फ्रॉम द किंग, क्योंकि उन्होंने इतनी मतलब किंग के एडवाइजर बन जाना, इतनी बड़ी बात तो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी, सोची भी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द किंग्स ऑफर टू द 4 men रिफ्लेक्ट हिज वैल्यूज एज अ रूलर। तो किंग ने जो ऑफर दिया था उन 4 आदमियों को, तो उनका एज अ रूलर से हमें क्या समझ में आता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द किंग ऑफर शोज दैट ही वैल्यूज ऑब्जर्वेशन, इंटेलिजेंस एंड जस्टिस। तो किंग की जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या दिखाता है कि वो किंग उन्होंने जिस हिसाब से उनको अपॉइंट करा और उनकी सिचुएशन को डील करा और उन्हें ऑफर दी कि वो एडवाइजर बन जाए, इससे समझ में आता है कि जो किंग है वो किस चीज़ को वैल्यू करते हैं? ऑब्जर्वेशन को, इंटेलिजेंस को और जस्टिस को। उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, उन्हें सब ऑब्जर्वेशन और क्लैरिटी के साथ ही उन्होंने उन 4 यंग मैन को जस्टिस दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। What does the dusty road leading to Ujjain tell us about the challenges of the young man journey? तो जो धूल भरा सा जो रास्ता था जो कि उज्जैन की तरफ जा रहा था, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि उन 4 यंग मैन की जो जर्नी थी, जो सफ़र था, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द डस्टी रोड टू उज्जैन शोज देयर जर्नी वॉज लॉन्ग एंड टायरिंग। जो धूल भरा जो रास्ता है उज्जैन का वो ये दिखाता है कि उनका जो सफ़र था वो बड़ा ही लंबा था और बहुत ही थकावट वाला था। Then, why did the merchant became suspicious of the 4 men? What does this tell us about him? तो जो मर्चेंट है वो उन 4 यंग मैन पर शक क्यों करने लगता है और इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? The merchant grew suspicious because the men described his camel so clearly without seeing it. This shows that he misjudged the 4 men. वो इसलिए शक करता है क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से उनको डिस्क्राइब करा था कि वो ऐसे हैं, उनका कैमल ऐसा है, कि उसे शक हो जाता है और वो उन लोगों को मिसजज कर देता है। और उसके बारे में हमें क्या पता चलता है? This shows the merchant was impulsive
he jumped to the conclusion that the young men were thieves without proper evidence। इससे हमें समझ में आता है कि जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव था। बिना किसी सबूत के, बिना किसी वैलिड प्रूफ के वो इस कंक्लूजन पे आ जाता है कि उन्हीं लोग चोर थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू द 4 यंग मेन्स ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल सर्व एज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले। तो 4 यंग मेन ने जो कि अपनी ऑब्जर्वेशन करी थी स्टूडेंट, उनके बारे में क्या समझ में आता है और वो कैसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह प्ले करता है हमारी स्टोरी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थ्रू देयर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैमल द 4 यंग मैन प्रूव देयर इंटेलिजेंस एंड गेन द किंग ट्रस्ट। तो जिस तरीके से उन्होंने कैमल को इतने डिटेल वे में ऑब्जर्व करा था, उससे क्या होता है, वो राजा के सामने अपनी इनोसेंस भी और अपने इंटेलिजेंस को भी प्रूव कर देते हैं, जिससे वो राजा का ट्रस्ट भी गेन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ डू द 4 यंग मेन्स ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल सर्व एज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले। तो जो 4 यंग मेन की जो ऑब्जर्वेशन थी कैमल के बारे में, वो एज अ टर्निंग पॉइंट कैसे काम करता है प्ले में? The king believes the 4 men because their logic was clear and truthful। किंग को इस बात का इसलिए भरोसा हुआ क्योंकि जो 4 men थे वो कैसे थे, वो इनका जो लॉजिक था वो बहुत ही क्लियर था और ट्रूथफुल था। वो सच्चे थे अपनी बात को लेके, कहीं वो झूठ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। How does the capability of the 4 young men make them suitable to become advisor? तो जो काबिलियत थी इन 4 young men की, वो उन्हें कैसे एक suitable बनाती है कि वो एक अच्छे advisor बने, सलाहकार बने? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? The 4 young men accurate reasoning। सबसे पहले तो वो इतने accurate way में reasoning करते थे, logic लगाते थे। Keen attention to detail, छोटी छोटी चीज़ों को इतना उन्होंने डिटेल के साथ ऑब्जर्व करा। एंड ऑनेस्टी मेक देम वर्दी एडवाइजर, और उनकी ईमानदारी, उनकी ऑनेस्टी उन्हें एक अच्छा एडवाइज़र बनाती है। तो इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से वो एक बहुत ही अच्छे एडवाइज़र्स बन सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज द मर्चेंट फील अशेम्ड फॉर अक्यूजिंग द 4 यंग मैन ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल? एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स। तो जो मर्चेंट है वो क्यों इतना शर्मिंदा फील करता है जब वो उन 4 यंग मैन पर इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने उसके कैमल को चोरी करा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द मर्चेंट फील अशेम बिकॉज ही फॉल्सली एक्यूज द इनोसेंट वाइज मैन। उसे इसलिए शर्म आती है क्योंकि उसने बिना किसी सबूत के झूठा इल्ज़ाम लगा दिया इनोसेंट वाइज यंग मैन पर, जबकि वो वाइज यंग मैन थे, कोई चोर नहीं थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द नाउन फॉर्म ऑफ द टेक्सचुअल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ ये हमारे जैसे कि एक्यूज, क्रोनेटाइज, डिड्यूस दिया गया है, इनको हमें क्या करना है, नाउन की फॉर्म में फिल करना है और हमारे आंसर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम वर्ड गेम्स नीड अ लॉट ऑफ थॉट एंड डिडक्शन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ हमारे वर्ड गेम्स होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन और थॉट्स लगते हैं। We need to make clothes of dash of animals in order to understand their behavior। तो यहाँ क्या आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन, कि हमें ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी एनिमल्स की ताकि हम उनके बिहेवियर को समझ पाएं। A detail, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A detailed scrutiny of the document shows a lot of error। अगर हम ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को एक बार ऑब्जर्व कर लें, नोटिस कर लें, तो हम बहुत सारे एरर्स को पढ़ सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। You should नॉट मेक एनी फॉल्स। तो एक्यूज का क्या हो जाएगा, एक्यूजेशन अगेंस्ट एनीवन। तुम्हें कोई भी ऐसी झूठी एक्यूजेशन नहीं करनी चाहिए किसी के भी खिलाफ। शी वॉज गिवन एन अवार्ड इन, तो रिकॉग्नाइज का क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। उसने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था लिटरेचर में, उसके लिए उसे क्या, एक अवार्ड के साथ सम्मानित करा गया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ क्या है, मैच द एक्सप्रेशंस इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। तो यहाँ क्या है, कॉलम 1 में हमारे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और कॉलम 2 में उनके मीनिंग दिए गए हैं, उसके साथ हमें उन्हें मैच करना है। तो चलिए हम अपने आंसर्स देख लेते हैं। तो विद ऑल आवर हार्ट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट सिंसियरिटी। कहते हैं ना कि मैं ये काम अपने पूरे दिल से कर रही हूँ, तो उसका मतलब होता है पूरी सिंसियरिटी के साथ करना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन है टू बी प्रिसाइज। टू बी प्रिसाइज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत एग्जैक्ट वे में या एकदम एक एक्यूरेट वे में बताना। देन थर्ड क्या है हमारा, गेन एन ऑडियंस
विद, तो गेन एन ऑडियंस विद का क्या हो जाएगा, मीटिंग और हियरिंग समवन, मे बी हम किसी से मिलते हैं या किसी की बात को सुनते हैं। कैच हिज ब्रेथ, तो कैच हिज ब्रेथ का क्या हो जाएगा हमारा, टू पॉज और रेस्ट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर जब हम ऐसे रुक जाते हैं, सांस लेते हैं, कहते हैं ना ऐसे कैच हिज ब्रेथ, ऐसे सांस लेना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है थोड़ी देर का एक पॉज लेना या थोड़ा सा रेस्ट लेना। आगे हमें क्या करना है, इनसे इन किसी भी 5 एक्सप्रेशन से हमें सेंटेंस बनाना है। आप कोई से भी एक्सप्रेशन चूज कर सकते हैं आपकी चॉइस के। फिर उसके बाद इरप्ट्स इन अपलॉज, तो इरप्ट्स इन अपलॉज मतलब क्या होता है, स्टार्ट शेयरिंग टुगेदर, जब लोग एकदम ऐसे एकदम ऐसे शोर मचाने लगते हैं, खुशी में सेलिब्रेशन करने लगते हैं, तो उसे हम इरप्ट्स इन अपलॉज कहते हैं। ग्रैंड स्कीम्स ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है, ओवरऑल प्लान ऑफ लाइफ इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, जब हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जैसे आज आपकी लाइफ में क्या हुआ, मम्मी ने टिफिन में ये दिया, तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ में देखेंगे, इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखेंगे, तो ये चीज़ बहुत छोटी सी है, तो ग्रैंड स्कीम ऑफ मतलब यही होता है। फिर उसके बाद टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब सरप्राइज्ड हो जाना, एकदम एकदम ऐसे जो आप एकदम सरप्राइज हो जाते हैं ना, अमेज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, तब अपन टेकन अबैक एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। एंड देन मोर देन मीट द आई, तो इसका मीनिंग क्या होता है, हिडन इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस, कोई भी हमारी एक ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन जो कि क्या हो, इतनी ज्यादा ऑब्वियस ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोर देन मीट द आई का हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो इसको आप अपनी बुक में सारे मीनिंग्स को एक्सप्रेशंस के साथ मैच कर लिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारे सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, विथ ऑल आवर हार्ट, मतलब हमारे पूरे दिल से। वी प्लेड द गेम विथ ऑल आवर हार्ट, हमने इस गेम को अपने पूरे दिल से खेला। टू बी प्रिसाइज का क्या हो जाएगा, आई हैव 3 पेन्स टू बी प्रिसाइज, एग्जैक्टली मेरे पास 3 पेन है। गेन एन ऑडियंस विद, द सिंगर होप टू गेन एन ऑडियंस विद हर न्यू सॉन्ग, सिंगर ने क्या उम्मीद लगाई कि वो एक क्या कर सके, वापस से गेन कर सके ऑडियंस किंग के साथ। कैच हिज ब्रेथ, ही स्टॉप टू कैच हिज ब्रेथ आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद वो थोड़ी देर रुका अपनी सांस को थोड़ा सा ऐसे रेस्ट लेने के लिए, थोड़ा सा सांस लेने के लिए। देन erupts in applause, the class erupts in applause after the speech, स्पीच के बाद जो पूरी क्लास है वो एकदम ऐसे चीयर करने लगी, तालियां बजाने लगी, चिल्लाने लगी। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स द टेस्ट इज नॉट दैट बिग, पूरी लाइफ में देखा जाए तो ये टेस्ट, ये एक छोटा सा एग्जाम, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। टेकन अबैक, पीछे की तरफ हट जाना। शी वॉज टेकन अबैक बाय द सरप्राइज गिफ्ट, जो उसको सरप्राइज गिफ्ट दिया उससे वो एकदम सरप्राइज हो गई थी, एकदम अमेज्ड हो गई थी। फिर उसके बाद 8th है हमारा मोर देन मीट द आई, तो मोर देन मीट द आई का क्या हो जाएगा, दिस पजल हैज मोर देन मीट द आई, ये जो पजल है इसका क्या है, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें सामने से नहीं दिख रही हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ फेस एंड बियर विद द करेक्ट यूसेज इन द सेंटेंस गिवन इन द टेबल बिलो। स्टैंड फॉर द वर्ड नाउन एंड वी स्टैंड फॉर द वर्ड वर्ब। तो क्या होता है, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा ये जो वर्ड है फेस, इसके बहुत सारे वेरियस मीनिंग होते हैं और ये बहुत सारे वेज में, बहुत सारे मीनिंग्स में यूज़ करा जाता है। तो यहाँ भी हमें वही चीज़ करनी है, ये हमारा वर्ड दिया गया है जो कि है फेस, ये इसका मीनिंग है और ये इन सेंटेंसेस के हिसाब से हमें मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द फ्रंट पार्ट ऑफ अ पर्सन हेड फ्रॉम द फॉरहेड टू द चिन, जो फ्रंट पार्ट होता है इंसान के सर का, हेड का, जो कि माथे से चिन तक होता है। तो यहाँ ऑफ कोर्स एक्चुअल फेस की बात हो रही है, तो इसको हम किससे मैच कर देंगे, फर्स्ट का हमारा थर्ड हो जाएगा। शी हैज अ राउंड स्माइलिंग फेस, राइट, तो फर्स्ट का हमारा थर्ड हो गया। फिर उसके बाद सेकंड का क्या है, टू बी पोजिशन विद फेस और फ्रंट टूवर्ड्स, में भी किसी की तरफ ऐसे पोजीशन कर देना फेस करते हुए। रवि टर्न टू फेस हिज फादर व्हेन ही वाज कोल्ड, रवि ने अपने फादर की तरफ फेस करा, अपनी फादर को फेस करा जब उसे बुलाया गया। फिर थर्ड, जो हमारा थर्ड है, टू डील विद अ डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन, में भी किसी एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन को डील करने के लिए भी हम फेस का यूज़ करते हैं। कहते हैं ना, आई एम फेसिंग दिस सिचुएशन, मैं सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है। तो थर्ड का हमारा किससे, फोर्थ से मैच हो जाएगा। वी शुड बी रेडी टू फेस लाइफ चैलेंजेस, जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और फिर हमारा लास्ट,
द फ्रंट और सरफेस ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज का मे बी जो फ्रंट होता है या सरफेस होता है, तो तब भी हम फेस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि द फेस ऑफ द क्लॉक वॉज पेंटेड रेड एंड ब्लू, जो फेस था क्लॉक का, मतलब जो सरफेस था क्लॉक का, उसको कैसे पेंट करा गया था, रेड और ब्लू पेंट करा गया था। तो ये हमारे आंसर है स्टूडेंट्स, इसे आप अपनी कॉपी में मैच कर लिए या अपनी बुक में ये आंसर्स लिख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे बियर वाले वर्ड की तरफ। तो बियर, पहला तो एक मीनिंग क्या होता है बियर का, टॉलरेट करना, मतलब किसी चीज को बर्दाश्त करना। तो टॉलरेट का हमारा किससे हो जाएगा, इससे। आई कांट बियर द साउंड ऑफ व्हीकल्स हॉन्किंग, जो व्हीकल्स की हॉन्क करने की, जो हॉर्न बजाने की आवाज आ रही है, उसे मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बियर यहाँ क्या दिखा रहा है, टॉलरेट वर्ड को दिखा रहा है। तो फर्स्ट का हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा मीनिंग क्या होता है बियर का, एक्सेप्ट करना, राइट। हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, जैसे कि रिया एग्रीड टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद कॉन्फिडेंस, रिया ने सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया कि वो उन सबको निभाएगी। फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्या है, अ लार्ज हैवी मैमल, जो कि हम एक्चुअल में बियर भालू को बोलते हैं, राइट। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अ स्पॉटेड अ बियर ऑन अ वाइल्ड लाइफ सफारी, मैंने एक वाइल्ड लाइफ सफारी में क्या देखा, एक भालू देखा, मतलब बियर, जिसको हम भालू को इंग्लिश में बियर बोलते हैं। और फिर लास्ट हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूस, गिव बर्थ टू, जब हम किसी चीज को जन्म देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तब भी हम बियर वर्ड का यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट से मैच हो जाएगा। द ट्री दैट आई प्लांटेड इन माई गार्डन टुक अ लॉन्ग टाइम टू बियर फ्रूट, जो पेड़ मैंने अपने गार्डन में लगाया था उसने बड़ा ही लंबा समय लिया क्या बोलते हैं, फल उगाने में, फल, ठीक है, फल को ग्रो करने में। तो ये हमारे सारे आंसर्स हो जाएंगे। आई होप बियर के अलग अलग मीनिंग्स आपको समझ में आ गए होंगे और फेस के भी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस इन कॉलम 1 विद द फंक्शन दे एक्सप्रेस इन कॉलम 2। तो यहाँ क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ जिन वर्ड्स का यूज करा गया है, जैसे कि विल हो गया, मस्ट हो गया, ठीक है, शेल हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं मोडाल वर्ब्स के, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोडाल वर्ब्स। तो यहाँ ये किस चीज को सर्व कर रहे हैं, किस मीनिंग को दिखा रहे हैं, उससे हमें मैच करना है। तो चलिए हम अपने आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ ये जो आया है हमारा, आई विल ग्लैडली प्ले योर फीस इफ यू कैन क्योर इट, मैं आपकी फी को जो है एकदम खुशी खुशी पे कर दूंगी अगर आप उसे ठीक कर देंगे। तो यहाँ ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है विलिंगनेस को। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड स्टोल्ड इट ऑफ, तुमने जरूर उसको चुरा के बेच दिया होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, लॉजिकल कंक्लूजन को, वो एक अंदाजा लगा रहा है, एक बात को कंक्लूड कर रहा है। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग, तुम्हें मेरे साथ आना होगा राजा का सामना करने के लिए। तो ये क्या है, ये कमांड है। तो यहाँ शैल क्या दिखा रहा है, कमांड दिखा रहा है। हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, तुम्हें ये बात कैसे पता। तो ये क्या, एक तरीके से एक एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीव दिखा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीव। देन नेक्स्ट, आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस, मैं इस बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत श्योर हूँ कि वो हमारे टैलेंट्स को ज़रूर रिकॉग्नाइज करेंगे और हमें क्या करेंगे, अपनी सर्विस पे रख लेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, एक प्रेडिक्शन दिखा रहा है, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि राजा ज़रूर ऐसा करेंगे। तो ये हमने 5 तक पढ़ लिया है, आप इसको अपनी कॉपी में एक बार मैच करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो ये हमने 5 तक हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने आगे के मैच द फॉलोइंग देखते हैं। तो 6 क्या है, अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज पेस्ट विद ईज। तो यहाँ क्या है, वुड, तो एक कैमल जिसके पास क्या होगी, लंबी पूंछ होती, वो बड़ी ही आसानी से इन मच्छरों को हटा देता। तो यहाँ वुड क्या दिखा रहा है, एक इमेजिन, हाइपोथेटिकल, हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर उसके पास एक लंबी पूंछ होती तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक पॉसिबिलिटी है। Then next, they may tell us more than they meet the eye, वो शायद हमें इतना कुछ ज्यादा बता दें जितना हमें आंखों से दिख रहा हो। तो ये भी अगेन क्या है, may जो है एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है।
अगेन, मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी। आपकी ये जो समझदारी है, आपका ये जो विजडम है, ये ऐसे उज्जैन के ऊपर ऐसे शाइन करे और हम सबको तरक्की की तरफ आगे बढ़ाए। तो यहाँ मेन जो है ये क्या दिखा रहा है, विश को दिखा रहा है कि एक उम्मीद कर रहे हैं, एक होप कर रहे हैं, राइट। इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। हाँ, हम सब इसी उम्मीद में जुड़े हुए हैं। तो ऑट टू क्या है, एक लाइक एडवाइस वे में बोल रहे हैं, या मोरल ऑब्लिगेशन कि इसी बात से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी बात से हम, इसी होप से हम जुड़े हुए हैं। तो ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है। देन नेक्स्ट, वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी। हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ नीड क्या, एक नेसेसिटी को दिखा रहा है कि कुछ भी हो जाए हमें एक स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी। तो नीड मतलब क्या है, नेसेसिटी को शो कर रहा है। Then next, you speak of my camel as if it stood before you, yet you dare to claim you have not seen it. तो मेरे कैमल, मेरे ऊंट के बारे में ऐसे बोलते हो जैसे वो तुम्हारे ही सामने खड़ा था, उसके बावजूद भी तुम कहते हो कि तुमने नहीं देखा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से एक चैलेंज को दिखा रहा है कि डेयर, कि तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो। तो ये क्या है, चैलेंज को शो कर रहा है। तो ये हमारे आंसर है स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में इन्हें मैच कर लिएगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद मॉडल वर्ब्स इन द बॉक्स गिवन बिलो बाय यूजिंग द क्लूज फ्रॉम द फंक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ क्योंकि आपको बॉक्स में दिख रहा है, तो यहाँ क्या है, ये हमारे मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं और इनको यूज करके हमें अपनी इस स्टोरी को पूरा करना है। कैन हो गया मतलब सकना, शुड, नीड टू करना चाहिए, कुड, मस्ट, मे, माइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड मैन नोन फॉर हिज विजडम लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने विजडम, अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था, वो एक छोटे से गांव में रहता था। वन डे अ यंग बॉय आस्क्ड हिम। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने उससे पूछा हाउ। तो यहाँ एबिलिटी मतलब सकना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैन। हाउ कैन आई बिकम वाइज लाइक यू। मैं आपकी तरह इतना समझदार कैसे बन सकता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, द ओल्ड मैन सेड विजडम। तो नेसेसिटी के लिए क्या आ जाएगा, मस्ट। विजडम मस्ट बी अर्न थ्रू पेशेंस। जो समझदारी है, जो विजडम है, हम उससे कैसे अर्न करते हैं, कैसे कमाते हैं, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। यू, तो सजेशन के लिए क्या आ जाएगा, शुड। यू शुड लिसन मोर देन यू स्पीक। बोलने से ज्यादा तुम्हें सुनना चाहिए। द बॉय थॉट फॉर अ वाइल एंड रिप्लाइड। बॉय ने, उस लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब में दिया, इट माइट टेक ईयर्स बट आई विल ट्राई। तो एक वीक पॉसिबिलिटी की एकदम श्योर नहीं है, तो क्या कहता है, हो सकता है कि मुझे बहुत साल लग जाए बट मैं जरूर कोशिश करूंगा। द ओल्ड मैन नॉडेड। यू, तो यहाँ हमें ऑब्लिगेशन दिखानी है, तो यहाँ हमारा कौन सा मॉडल वर्ब आ जाएगा, नीड टू। यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स टू। तुम्हें अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। विजडम, यहाँ अगेन क्या आ जाएगा, मे। विजडम मे कम स्लोली बट इट ऑलवेज अराइव दोज हु सीक इट। मे बी जो विजडम है, जो समझदारी है, वो देर में आए, देरी से आए, बट हमेशा उन्हीं के पास आती है जो क्या करते हैं, उसको सीख करते हैं, उसे ढूंढते हैं। द बॉय न्यू, तो यहाँ अगेन एबिलिटी को दिखा रहा है, तो यहाँ कैन आ जाएगा, नहीं यहाँ हमारा कुड आ जाएगा। द बॉय न्यू ही कुड बिकम वाइज इफ ही फॉलोड द ओल्ड मैन्स एडवाइस। उस बच्चे को पता था कि वो क्या वाइज बन सकता है, समझदार बन सकता है, अगर वो ओल्ड मैन की एडवाइस को फॉलो करेगा। तो यहाँ हमने अपने मॉडल वर्ब्स को यूज करके इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इसको अपनी बुक में, अपनी कॉपी में आंसर्स लिख लिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स। यू मे टेक क्लूज फ्रॉम द हाइलाइटेड वर्ड्स, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ क्या है, ये ऐसे हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन वर्ड्स को रिप्लेस करके हमें मॉडल वर्ब्स को यूज करके वापस से सेंटेंसेस को लिखना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू थिंक बिफोर यू स्पीक। तुम्हें एडवाइस दी जाती है कि बोलने से पहले तुम सोचा करो। तो यहाँ एडवाइजेबल के बदले क्या आ जाएगा, यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। देन नेक्स्ट, इट इज अननेसेसरी टू वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। ठीक है, तो अननेसेसरी के बदले क्या आ जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। तुम्हें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है।
नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क। तो नॉट पॉसिबल के बदले क्या आ जाएगा, वन कैन नॉट गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क। कोई भी बिना रिस्क लिए एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर सकता। इट इज एसेंशियल टू ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस इवन व्हेन दे डिसएग्री विद यू। तो एसेंशियल के बदले क्या आ जाएगा, यू मस्ट ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस इवन व्हेन दे डिसएग्री। तुमको सबको काइंडनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए भले ही वो तुम्हारे साथ डिसएग्री करें। इट इज नॉट अलाउड टू इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू मस्ट नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। जब कोई और बोल रहा हो तो तुम्हें उन्हें टोकना नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये जो हमारे जो पूरे आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ हमारे सारा ये जो पूरा वीडियो है, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।